नमस्कार मित्रों, आज मैं मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी प्रश्नों के भंवर सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्नों के भंवर। ठेले पर रखे संतरे छाँटते हुए एक परिचित सा स्वर उसके कानों में पड़ा। उसने नज़र उठाकर ऊपर देखा। सुनील ही तो था वहाँ पर। कितना पतला हुआ, जैसे 6 महीने बाद आज ही खटिया से उठा हो। हेलो, उसने धीरे से कहा, पर शायद उसने सुना नहीं। शायद इस हेलो संस्कृति का अब तक कस्बे में प्रवेश नहीं हुआ था। इसीलिए तो वह मोल भाव करता रह गया और वह प्रतीक्षा में खड़ी रही। पतलून की जेब से जब मुड़े तोड़े नोट को निकालकर जब चलने को हुआ तो ठेले वाले को ही दया आ गई। खुले हुए पैसे लौटाते हुए उसने कहा, भाई साहब, मैडम शायद कुछ कह रही हैं। उसने आंख उठाकर देखा और इस बार चौंकने की बारी उसकी थी। अपनी सदाबहार मुस्कान लिए सामने अंजना खड़ी थी। ऐश्वर्य से दमकता व्यक्तित्व, तृप्ति से चमकता चेहरा। जैसे उम्र के 10-12 वर्ष उसने अनछुए ही निकाल दिए। अरे, उसने मरी सी आवाज़ में आश्चर्य व्यक्त किया और कहा, कहाँ हो आजकल? बम्बई। यहाँ कैसे? बड़े भैया अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं। माँ की बड़ी इच्छा थी कि पहली शादी अपने पुरखों के घर से हो, इसलिए यहाँ आ गए हैं। बड़े भैया तो आजकल मुंबई में हैं। हाँ। कुछ देर चुप्पी रही, फिर बड़ी मुश्किल से कह पाया, अभी तो रहोगी ना? हाँ, शादी तक तो रहना ही है। फिर एक लंबा मौन। अंजू को प्रतीक्षा थी शादी से एक औपचारिक निमंत्रण की, पर सुनील शायद उतनी भी नहीं हिम्मत जुटा पाया। और तभी बड़े भैया सब्जी का बड़ा सा झोला उठाए आ गए। अरे भाई, तुम्हारी शॉपिंग हुई कि नहीं अभी तक? उन्होंने सुनील को एकदम अनदेखा करके कहा। वह तो कब की हो चुकी है भैया, हमें तो आपकी प्रतीक्षा थी। इन्हें पहचाना? यह सुनील हैं। सुनील ने नमस्ते की। भैया अंजू को लेकर कार की तरफ आगे बढ़ गए। अंजू का बड़ा मन था कि झूठ मूठ ही सही भैया सुनील को शादी में आने का निमंत्रण तो देते, पर उन्होंने तो ठीक से बात ही नहीं की। ठीक हो तो था, भैया को भला सुनील में क्या दिलचस्पी होती, क्यों होती? उनके लिए तो वह अध्याय कब का खत्म हो चुका है। उस समय अपने बीमार पिता का मन रखने के लिए सुनील की चौखट तक गए थे और अपमानित होकर वापस लौटे थे। जाति की अभेद्य दीवार उन दोनों के बीच खड़ी थी। केवल जाति का ही बहाना करके रिश्ता नकार देते तो भैया सह भी लेते। उन्होंने जो बात कही वह तो आज भी फांस की तरह मन को सालती है। उन्होंने कहा, तुम लोग उतरवा हो, कोई बात नहीं, पर ऐसी फटाका लड़की हम लोग के घर खपेगी नहीं। भैया एकदम आग बबूला हो गए थे। आपका लड़का है, जहाँ चाहे वहाँ शादी की दीजिए, पर दूसरों की लड़कियों पर लांछन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लांछन लगाने की क्या बात है? मैं कोई गलत कह रहा हूँ? हमारी भी 2-2 बेटियाँ कॉलेज में पढ़ी है, पर ऐसा तो किसी ने नहीं किया। ऐसा मतलब जैसा अंजू ने किया था, अपने आप शादी तय कर ली। भैया तो जैसे उबल पड़े। उनका बस चलता तो वहीं हाथापाई कर बैठते। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप पर काबू पाया। शायद मन में छिन्न सी आशा रही होगी कि आगे पीछे इसी घर में अंजू को आना है। बेकार दुश्मनी बढ़ाने से क्या फ़ायदा? उन्हें पक्का विश्वास था कि माँ बाप तो किसी के ज़िंदगी भर नहीं होते और इकलौते लड़के का वे दिल नहीं तोड़ सकते। पर सुनील ही हिम्मत हार गया। अंजू का परिवार जब तक कुछ सोचता समझता, सुनील की शादी का कार्ड आ गया था। ऐसे व्यक्ति के प्रति अगर भैया को वितृष्णा हो गई थी तो आश्चर्य क्या था। अंजू को यहाँ आए हफ्ता हो चला था। इस परिचित वातावरण में आते ही
उसका मन 10-12 साल पीछे लौट गया था। उसे अपना टूटा हुआ सपना याद आया, पर आज उसमें इतनी टिस नहीं थी। धीरे धीरे वह कसक ही मिट गई थी। बहुत धीरे धीरे उसने परिस्थिति से समझौता कर लिया था। शादी के बाद जरूर वह बहुत दिनों तक अनमनी रही, लेकिन पति के संवेदनशील साहचर्य ने उसके घावों पर मरहम लगा दिया था। फिर सुरभि के जन्म के बाद तो जैसे उसका काया पलट हो गया था। तभी तो आज कितने प्रकृतिस्थ होकर सुनील से बात कर सकी थी। उल्टे सुनील ही उसके सामीप्य को झेल नहीं पाया था। अपने गृहस्थी में वह पूरी तरह रच बस गई थी। फिर भी एक नारी सुलभ इच्छा थी सुनील का घर, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को देखने की। इसीलिए उसने सुनील से निमंत्रण की अपेक्षा की थी। वहाँ से निराश हो गई तो खुद ही बहाना ढूंढने लगी। नीतू की शादी के कार्ड छप कर आ गए तो उसे बहाना भी मिल गया। भैया ने उसे एक लिस्ट थमा दी थी। कार्ड पर सुंदर अक्षरों में मेहमानों का नाम पता उसे लिखना था। लिस्ट भी खूब पढ़ी थी। माँ और पापा का एक भी परिचित छूट नहीं पाया था। उन लोगों के टीचर्स, प्रोफेसर्स के भी नाम थे। अंजू की सहेलियाँ तो शादी के बाद तितर बितर हो गई थी। फिर भी उनके परिवारों का नाम था, लेकिन पूरी लिस्ट में सुनील का नाम कहीं नहीं था। फिर उसने सुनील का नाम पता लिखा। कभी यह नाम लिखते हुए कैसा रोमांच हो आता था, पर ऐसा आज कुछ नहीं हुआ। इस बदलाव पर वह खुद हैरान थी। अपने इस बदलाव पर वह हैरान थी। अगर उसका मन सचमुच इतना निर्लिप्त हो गया है, तो फिर सहेली के यहाँ जाने के बहाने क्यों ढूंढ रही है। वह अकेली ही निकल पड़ी। पिछले दिनों यह उसका नियम सा हो गया था। सब अपने अपने ससुराल में थी, पर उनकी माँ, भाभियाँ बड़े प्रेम से मिलती। बचपन के वे दिन फिर ताज़ा हो जाते। सुनील का घर उसका देखा हुआ था, पर उसके आसपास इतनी इमारतें खड़ी हो गई थी कि पल भर को वह चकरा सी गई। सुनील का मकान जरा भी नहीं बदला था। इन इमारतों के आगे उसका घर बदरंग, खस्ता हाल लग रहा था। उसे अपना ससुराल का घर किराए का ही सही, पर अपना सजा सजाया फ्लैट याद आ गया। सुनील के बुझे बुझे चेहरे के साथ आलोक का सुदर्शन रूप आँखों के आगे झूल गया। भाग्य ने उसके साथ कोई छल नहीं किया। जो दिया, जो लिया उससे डेढ़ा लौटाया है। इस विचार से उसे बड़ी शांति मिली और उसने बड़े इत्मीनान से सुनील का दरवाज़ा खटखटाया। बांस के जालीदार बरामदे में सुनील की माँ बैठी माला जप रही थी। वह भी इस घर की तरह बुढ़ा गई थी, पर कान अभी चौकन्ने थे। फौरन ही बोल उठी, कौन है? चाची, मैं हूँ अंजू। अंजू ने दरवाज़ा खोलकर भीतर आते हुए कहा। अंजू कौन? अंजना? अंजना पाठक? आँखों को मिचमिचाते हुए थोड़ा और फैलाने की कोशिश की। नई टोला वाले बद्री प्रसाद जी की तो नहीं? वही, अंजू ने राहत की सांस लेते हुए कहा। उसे तो डर हो गया था कि परिचय का यह दौर काफ़ी लंबा चलेगा। उस झिरंगा सी खटिया में जगह बनाते हुए सुनील की माँ ने कहा, आओ बिन्नो, बहुत दिनों बाद आई। अंजू ने अपने आने का मंतव्य बताते हुए पूछा कि सुनील कब तक लौटते हैं? अरे उको कौ ठिकाने हैं, कभू कभू तो रात के 900 बज जात। तो फिर मैं चलूँगी, आप यह कार्ड दे दीजिएगा। अरे वह ऐसे कैसे? उन्होंने भीतर की ओर मुँह करके आवाज़ दी। अरे एक कुर्सी डाल जाओ, बिटिया तकलीफ़ में बैठी है। उन्होंने शायद अपनी बहू को आवाज़ दी थी। अंजू भी तो उसे ही देखने आई थी। उस समय सरल रूप को देखने की बड़ी उत्सुकता थी, जो उन दिनों चर्चा का और अंजू के लिए ईर्ष्या का विषय था।
पर भीतर से एक आंधी आई। अंजू के सामने धन्न से कुर्सी रख दी, इतनी जोर से कि उसके गुरु प्रहार से छपरा में जमी धूल चारों ओर फैल गई। कुर्सी जिस गति से आई थी, लाने वाले ने उसे उसी द्रुत गति में लौट रही थी कि अम्मा ने टोक दिया, पानी तो पिला जाती। दूसरे ही क्षण पानी हाजिर था। इस बार उसके छींटे अंजू की पूरे सिल्क की साड़ी को सराबोर कर गए थे। गिलास उठाते हुए सवाल आया, और कुछ? और इस कुछ में बहुत कुछ समाहित था, पर अम्मा जी शायद उसे समझ नहीं पाई। निहोरा सी करती हुई बोली, इतने दिनन बाद आई है बिटिया, तनिक चाय तो पिवा दो। चाची चलूँगी, अब बहुत देर हो रही है, घर पर सब परेशान हो रहे होंगे। अरे तो अभी हाल बने जात है, गैस पर कौन से देर लागत है। फिर अंजू चलने की मुद्रा में खड़ी ही रही तो उसकी बहू ने कहा, देखो बहन, अब चाय पीकर ही जाना, नहीं तो बुढ़िया मेरे सातों पुरखा को तार देगी। बुढ़िया ने सुना नहीं शायद, अपने ही धुन में बोली, पानी तो उसे ले आई, पर चाय कोरी मत पियाइयो। कोरी काहे, पकवान धरे हैं सो ले आऊँ। और सुनील की बहू झमाझम करती भीतर चली गई। उसके जाने के बाद छपरी में ऐसा सन्नाटा खिंच गया जैसे तूफान आकर चला गया हो। वो किम कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी थी कि अम्मा जी ने हाथ पकड़कर बिछा लिया। बहू के लक्षण देखे? वे भेद भरे स्वर में बोली, तभी तो मुन्ना घर में आवत नहीं है, सारा सारा दिन बाहर रहत है, सोबे और खावे के लाने आवत है। मोए तो उसे देख देख कर रुलाई छूटत है और सचमुच ही आंखें पोंछने लगी। अंजू को समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या कहकर सांत्वना दे। वे चुपचाप उन्हें रोते हुए देखती रही। इस बीच चाय आ गई। चाय के साथ बिस्किट थे, आलू के चिप्स और सेव थे। ट्रे नीचे रखने पर की देर थी कि अम्मा ने अपना रोना मुलतवी कर एक बिस्कुट झट से लपक लिया। बहू ने इस नज़र से उसे भी देखा कि अंजू भीतर तक कांप गई। जीभ तो अपनी लपलपाती है, पर नाम मेहमानों का करेगी। बहू जाते जाते सास के लिए प्रशस्ति पत्र पढ़ गई। अम्मा ने पता नहीं सुना भी कि नहीं। वो चुपचाप चावल के सेव को अपने पोपले मुंह में चुभलाती रहीं। उन्हें ये भी भान न रहा कि जिसके लिए ये सारा तामझाम किया है, उसने तो प्लेटों को हाथ भी नहीं लगाया। कोरी चाय ही घटकती रही। थोड़ी देर बाद सुनील की माँ को अपना दुख फिर याद आ गया। चोर नज़रों से अपने चारों ओर देखा, फिर उसांस भरकर बोली, हमारी तो मती मारी गई थी बन्नो। ऐसी लक्ष्मी को लौटाते न एक असाइन घर में आती। अंजू ने अपनी चोर नज़रों से चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था जिसने सुनील की माँ की यह स्वीकारोक्ति सुनी हो, पर उसे खुद ही यह सुनते हुए अच्छा नहीं लगा। वह उठ खड़ी हुई, पर इस तरह चोरों की तरह चले जाना ठीक नहीं है। गृह स्वामिनी से इजाज़त तो लेनी चाहिए। अम्मा परितृप्त भाव से नाश्ते पर जुटी थी। अंजू ने दोनों का प्लेट उठाए और सीधे भीतर चली आई। जाना पहचाना घर था, कोई परेशानी नहीं हुई। रसोई वही थी पहले की तरह, कालिख पुती हुई। गैस के आ जाने से उनकी रंगत में कोई फर्क नहीं आया था। सुनील की बहू गैस पर कुछ छौंक रही थी। ये कहाँ रखने हैं? अंजू ने पूछा तो एकदम चौंक पड़ी। अरे आपने क्यों तकलीफ़ की? इस बार उसका स्वर अपेक्षाकृत सौम्य था। कोई बात नहीं, आपके पास तो बैठ ही नहीं पाई ना। अरे फुर्सत ही कहाँ है, अभी दोनों यमदूत स्कूल से आते होंगे, खाना न मिला तो मुझे ही खा जाएंगे। यह दो लड़के ही हैं ना? अंजू ने उत्सुकता से पूछा। अरे दोनों तो मेरी जान खाने को बहुत है। आपके कितने बच्चे हैं? बस एक बिटिया है। बेटी अच्छी होती है, माँ के आसपास घूमती है, उसका सुख दुख समझती है। लड़के तो बस खाने पीने से मतलब रखते हैं। उस
नीम अंधेरे रसोई में सुनील की बहू का चेहरा बड़ा सौम्य और व्यथा से भीगा लग रहा था। अंजू को यूं एकटक निहारते देख उसे संकोच हुआ और अपनी परेशानी छुपाते हुए बोली, वैसे एक लड़का होना चाहिए। ऑपरेशन तो नहीं करवाया ना? अरे लड़के का क्या होगा? अंजू ने हंसकर कहा, अपने पास कौन सा स्टेटस है जो वारिस चाहिए? बस किराए का एक दड़बा है। यहाँ अपना है तो किसी दड़बे से कम है। सारा तो किराए पर उठा दिया है। बस यही 3 कमरे हैं। कहीं भी बैठो, बुढ़िया के ठुल्ल ठुल्ल से छुटकारा नहीं है। दिन भर छाती पर चढ़ी रहती है। खुद तो तिनका नहीं उठाएगी, पर मजाल है जो मर्जी के बिना एक पत्ता हिलने दे। कहने को तो सारा दिन राम नाम जपती है, पर मन तो मरा माया में लिपटा पड़ा है। यह सास पुराण पता नहीं कब तक चलता। अंजू ने ही उसे बीच में रोक कर कहा, यह भतीजे की शादी का कार्ड देने आई थी, आप लोग ज़रूर आइएगा। लिवा ले जाएंगे तो आ जाएंगे। मतलब वे क्या कोई हमें साथ लिवा ले जाते हैं? लेकिन क्यों? हम उनके लायक नहीं हैं। अरे वाह, ये किसने कह दिया? सभी कहते हैं। ससुर जब तक रहे यही रटते रहे। ननंद जब भी आती है यही सुनाती है। सास तो रोज़ ही मेरे नाम को रोती है। और उनके सपूत मुँह से तो कुछ नहीं कहते, पर हर बात पे जता देते हैं। अंजू को उबकाई सी आने लगी। अजीब है ये लोग। अपनी गलती का एहसास भी करते हैं तो किस तरह अपना सारा आक्रोश इस बेचारी पर उतार कर फुर्सत पा लेते हैं। तभी तो बेचारी इतनी चिड़चिड़ी असहिष्णु हो गई है। आखिर उसे भी तो अपना रोष कहीं पर उतारना होता है। उसे अपने ऊपर भी आश्चर्य हो रहा था। क्या सोचकर वह इस घर पर इन लोगों पर जान छिड़कती रही? क्या इस घर पर एक दिन भी गुजार पाती? भैया ने तो 1000 बार कहा था कि अंजू माना लड़का ब्रिलियंट है, पर उस घर का माहौल तुम्हारे लायक नहीं है, दम घुट कर रह जाएगा। पर उस समय तो वो प्रेम में अंधी हुई जा रही थी। इतने ऊंच नीच सोचने की फुर्सत कहाँ थी। अच्छा, अब चलूँगी। छपरी पर बैठे अम्मा जी तब तक सारी प्लेटें साफ कर चुकी थी और परितृप्त भाव से बैठी हुई थी। उनकी समाधि भंग करते हुए अंजू ने जाने की इजाज़त मांगी। चल दी बिन्नो, उन्होंने कातर स्वर में कहा। एक बार और आइयो अंजू रानी, मुन्ना से भेंट करके जइयो, नहीं तो बहुत पछताते हैं। जी, अंजू ने कहा और मुस्कुराकर पास खड़ी गृह स्वामिनी से विदा लेनी चाहिए। पर यह क्या, उन आँखों पर तो अंगार बरस रहे थे। अंजू की मुस्कान होठों पर फ्रीज होकर रह गई। क्या ये वही औरत है जो अभी अभी उनसे इतनी अंतरंग हो रही थी? इस समय तो उसे देखते भी डर लग रहा था। सहम कर उसने नज़रें उठा ली और सड़क पर आ गई। पीछे पीछे वो भी आई। बड़ी मुश्किल से उनकी ओर साहस जुटाते हुए अंजू ने कहा, आप क्यों परेशान हो रही है? मेरा तो सब देखा हुआ है, अभी चौक से तांगा ले लूँगी। उसने सुना ही नहीं और सीधी अंजू के आँखों में देखते हुए बोली, तो तुम हो अंजू? मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। इस समय उसकी आँखों से अंगार नहीं उन्माद छलक रहा था। एक एक शब्द चबाते हुए बोली, अब यहाँ क्या लेने आई हो? मेरी गृहस्थी का सारा रस तो ले गई महारानी, अब क्या रखा है? तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, यहाँ वहाँ सबकी चहेती बनी हुई हो, तभी तो चेहरा ऐसा गुलाब बना हुआ है। पर मेरे हिस्से क्या आया? सिर्फ इस नरक की चौकीदारी। ये किस जन्म का बैर भुनाया है तुमने? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि मुझे इस भट्ठी में झोंक दिया? क्यों मेरी ज़िंदगी मिट्टी कर दी? क्यों, आखिर क्यों? उसके ये कातर प्रश्न चारों ओर से प्रतिध्वनित होकर अंजू के कानों से टकराने लगे।
और उसे लगा कि इस शोर के आवर्त में जैसे वो डूब ही जाएगी। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।